अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर रहमान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। इस लेक्चर में हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे। मेनली रेंज इट्स कोफिशिएंट, इंटर क्वार्टाइल रेंज इट्स कोफिशिएंट, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसके बैकग्राउंड में जाने के लिए अगर हम थोड़ा सा देख ले तो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, जिनको मीन मीडियन मोड कहते हैं, ये डेटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ होते हैं और डेटा के सेंटर पॉइंट को कि अगर ये हमारे पास डेटा है तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, और अगर ये हमारे पास कोई डेटा है तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। तो ये मीन मीडियन मोड इस डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है, जो कि डेटा को समराइज करके हमें बता देते हैं कि इसका एवरेज कहाँ पे लाई करता है। अब ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें डेटा को समराइज करना और फिर उसको अंडरस्टैंड कर देना ये इन सिंगल वैल्यू से मुमकिन नहीं होता। इसके टाइप्स जो कि है हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मीन मीडियन मोड है और उसके लिए अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशंस जो है मीन के लिए यूज़ होते हैं। फिर मीडियन एंड मोड की इस तरह अपनी कैलकुलेशन है, लेकिन इसके लिए जिस तरह हमने कहा इसके अपनी कुछ लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशन ये है कि इसमें डेटा की जो वेरिएबिलिटी है उसके बारे में सही क्लियर अंदाज़ा नहीं होता। सेंट्रल टेंडेंसी में ये कि डेटा किस पॉइंट की गिर्द जो है वो ये पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के मार्क्स है, 50 मार्क्स में से स्टूडेंट के असाइनमेंट को ग्रेड किया गया है और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो 40 एंड 45 के दरमियान है। तो यहाँ पे इनका जो मीन मीडियन एंड मोड, इसमें से ज़्यादातर चांसेस है कि वो इन्हीं फिगर के इर्द गिर्द हो। लेकिन अगर हम डेटा के दरमियान जो स्कैटर्डनेस को फाइंड आउट करना चाहे तो वो इन मेजर के ज़रिए नहीं हो सकता। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इस वजह से डिस्पर्शन और डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए डेटा के स्कैटर्डनेस और वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज़ होते हैं। तो पहले हम ये थोड़ा सा देख लें कि डिस्पर्शन क्या है। तो ये डेटा के अंदर स्कैटर्डनेस है, या जिसको हम कहते हैं स्प्रेड इनसाइड द डेटा, या वेरिएशन, जो कि एक सेंट्रल वैल्यू है। एक सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द वैल्यू का स्प्रेड किस तरह है, डेटा क्लोजली स्प्रेड है या जो है ये फार अवे फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट से ये स्प्रेड है। तो अगर हम दो सैंपल ले लें, डिस्ट्रिक्ट मुख्तलिफ सैंपल हैं, उनका सेम मीन और मीडियन होगा, लेकिन उनकी वेरिएबिलिटी जो है वो मुख्तलिफ होगी। और इसी तरह अगर वेरिएबिलिटी उनके सेम है तो फिर उनके मीन और मीडियन भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर जो है डेटा को प्रॉपरली समराइज नहीं कर पाते। इसके लिए हमें डिस्पर्शन मेजर्स के ऊपर जाना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 साल का डेटा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरह का भी डेटा है, जिस भी उनके प्रॉफिट है पर ईयर, या उनके जो कॉस्ट प्राइस है, या जो कुछ भी है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक 2000 का डेटा है, एक 215 का डेटा है, 2015 का डेटा है। अब अगर ये 2001 का डेटा हम देखें तो ये और 2000 का और 2015 दोनों का डेटा एक ही पॉइंट की गिर्द जो है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन उनकी जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो मीन मीडियन मोड जो है वो सेम है। लेकिन अगर हम देखें तो एक डेटा में ये जो 2020 है इसमें डिस्पर्शन कम है। डिस्पर्शन मीन के ये यहाँ पे अगर मैं इसको देख लूँ तो ये तकरीबन 28, तो ये अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट इसमें से यहाँ पे आप अगर हम ये कंसिडर कर दें कि 34 समथिंग, और यहाँ पे ये इनका जो मिड पॉइंट है इन दोनों का 34, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 55 कंसिडर कर दें, तो इनके दरमियान है स्प्रेड।
यानी डेटा मिनिमम और मैक्सिमम डेटा सारा इसके इन दो फिगर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन दूसरे केस में वो 16 और 88 या 77 के दरमियान डिस्पर्स है। तो 2015 का डेटा ज़्यादा डिस्पर्स है एज़ कम्पेयर टू द 2000 डेटा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2000 का डेटा है ये इसकी जो क्वालिटी है वो बेटर है देन द 2015 डेटा। तो इस किस्म के जो वेरिएबिलिटी है, स्कैटर्डनेस है, इनको फाइंड आउट करने के लिए कौन से मेजर यूज़ होते हैं वो इस लेक्चर का मेन फोकस है। लेकिन ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए जो हम ये डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हैं, इसकी मोटिवेशन आखिर क्या है? तो एक मोटिवेशन इसका ये है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है वो इनफ नहीं होते, यानी मीन मीडियन मोड वो इनफ नहीं होते कि डेटा को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ जाना चाहिए। एक और चीज़ कि हम जो एवरेज या मीन कैलकुलेट करते हैं वो हमें डेटा के बारे में कुछ बता देते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सिंगल वैल्यू होते हैं और उस सिंगल वैल्यू के बेस पे हम पूरे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंटरप्रेट करते हैं, जो कि एक बेस्ट वे जो है हर किस्म के डेटा के लिए ये नहीं है। तो इसलिए हमें डेटा के अगर एवरेज और मीन के हमने रिलायबिलिटी देखनी है कि कितना रिलायबली ये कैलकुलेट हो चुके हैं, तो इसके लिए हमें ये मेजर डिस्पर्शन जो है इन डेटा के डिस्पर्शन को भी देखना होगा। एक ये कि जो डेटा के अंदर जो वेरिएबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्स वैल्यू है, स्कैटर्ड वैल्यू, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर हम उसमें स्कैटर्डनेस को फाइंड आउट कर लें तो फिर डेटा के साथ हम कुछ इस तरह के कैलकुलेशन या उसको उनके रेंजेस वगैरह या उनके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा के उसकी वेरिएबिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक और जो इसकी रीज़न है कि अगर हमारे पास दो सीरीज़ ऑफ डेटा है, 2 सीरीज़ है, मीन के एक टीचर ने स्टूडेंट के 2 असाइनमेंट लिए हुए हैं, एक में कुछ मार्क्स है और दूसरे में मार्क्स है। तो जो पहला लिया गया है दूसरा लिया गया है, तो उसमें जो स्टूडेंट के जो वेरिएबिलिटी है उनको हम मेजर कर सकते हैं कि पहले जो असाइनमेंट में स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए थे, वो कितने डिस्पर्स थे, यानी किस पॉइंट से इर्द गिर्द उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन थे वो किस तरह थी, और फिर दूसरे में जो बाद में ली गई आया जो वीक स्टूडेंट थे वो भी कुछ कैचअप कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो ये जो सीरीज़ ऑफ डेटा है उसको कंपेयर करने के लिए भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन को यूज़ किया जा सकता है। और एक ये कि न सिर्फ ये कि ये खुद कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड द डेटा एनालिसिस, लेकिन साथ साथ ये अदर जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स है, जो स्टैटिस्टिक हम दूसरे मॉडल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए भी एक लाजमी और जो इम्पोर्टेंट है, ये एक फ़ीचर है, उसको फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, अब हम एक मिसाल लेते हैं कि डिस्पर्शन को हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 20 पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं ताकि डॉक्टर चेकअप कर ले। उन्होंने नंबर लिए हुए है, अपॉइंटमेंट ली हुई है डॉक्टर से। तो वहाँ पे जो डॉक्टर जो है, मिसाल के तौर पे लेट्स कंसिडर 2 डॉक्टर है, X और Y, या एक ही डॉक्टर है। कभी एक दिन में जो उनके पेशेंट को चेक करते हैं और दूसरे दिन। तो ये एक डॉक्टर जो है, जस्ट एज्यूम कर दे कि X एक डॉक्टर है, Y दूसरा डॉक्टर है, 20 मरीज़ है। तो जो डॉक्टर X पेशेंट के ऊपर टाइम लगा लेता है, तो वो टाइम क्या है कि वो 5 मिनट पहले पेशेंट के ऊपर, दूसरे के ऊपर 15, तीसरे के ऊपर 12, और इस तरह करते करते ये उनके टाइम है कि एक पेशेंट पे कितना टाइम लगा लेता है। दूसरा जो डॉक्टर है वो 15, 16, 12, 18 इसी तरह करते 11, 15 ये मिनट्स उसके पेशेंट के ऊपर जो है वो लगा लेता है चेकअप के दौरान। अब अगर इन दोनों डॉक्टर्स के जो चेकअप टाइम है, इनकी अगर हम मीन को कैलकुलेट कर दिया, यानी एवरेज टाइम वो एक पेशेंट के ऊपर कितना लगा लेता है, तो X जो है वो भी 14.6 मिनट और Y जो है वो भी 14.6 मिनट।
तो ये जो हम पहले लेक्चर स्टार्ट में पहले स्लाइड में हम कह रहे थे कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और उस एक पॉइंट के ऊपर हम पूरे डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसे कर सकता हूँ इंटरप्रिटेशन की, जो डॉक्टर एक्स और डॉक्टर वाई है वो सेम टाइम लगा लेते हैं हर एक पेशेंट के ऊपर, लेकिन अगर इंटरनली हम इस डेटा को देखें तो इसमें हमें कुछ डिफरेंस नज़र आता है। कैसे? यहाँ पे 3 मिनट भी वो लगा रहा है, 5 मिनट भी लगा रहा है और 34 मिनट भी लगा रहा है और 20 भी लगा रहा है एक्स डॉक्टर, लेकिन जब वाई को हम देखें तो वो मिनिमम 11 मिनट और 13 मिनट, 11, 12, 13 और 14, 15, 16, 17, 18, तो नींद की 11 से 16 तक वो मिनट जो है एक पेशेंट के ऊपर लगा लेता है। तो अगर मैं ये देखूँ तो हर एक पेशेंट की पे जो टाइम लगाया जाता है उसमें वेरिएशंस कम है और यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। 3 और 34 में 31 मिनट का गैप है कि एक पेशेंट के ऊपर 3 मिनट उसके लगे, दूसरे के ऊपर 34 मिनट लगे। तो इसको हम कहते हैं कि एक्स में ज़्यादा डिस्पर्शन है और वाई की डेटा में कम डिस्पर्शन है। आल्दो कि अगर उनके यहाँ पे जो इनकी मीन कैलकुलेट की गई है वो मीन सेम है। तो ये मीन जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है ये कभी कभी हमें गलत जो है इंटरप्रिटेशन इसकी वजह से हम करते हैं। तो इस वजह से इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर चले जाएं। तो यहाँ पे हम इस डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं और इसके ऊपर कम, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्शन जो है जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि नेक्स्ट पेशेंट के ऊपर कितना टाइम लगा लेगा, लेकिन यहाँ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो ये जो करीब वैल्यू है इन में कोई एक वैल्यू जो है इतना टाइम वो लगा लेगा। तो ये हमारे पास इस डेटा में या इस डॉक्टर में कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंटली वो लगा हुआ है और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है। तो इसको हम रिलायबल डेटा कह सकते हैं और इसको हम अनरिलायबल, ये डॉक्टर अनरिलायबल है। तो ये हमारे पास ये इंटरप्रिटेशन आ जाती है इसके कि एक्स जो है हाईली वेरिएबिलिटी है और कंसिस्टेंसी कम है और वाई जो है लो वेरिएबिलिटी है और मोर कंसिस्टेंट है। अच्छा, अब ये जो मेजर ऑफ ये स्कैटर्डनेस डेटा में ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स है। एक अलजब्रिक है, एक ग्राफिकल है। अलजब्रिक की फिर अंदर 2 है, एब्सोल्यूट है और रिलेटिव है। एब्सोल्यूट के अंदर फिर ये 4 रेंज, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन है और रिलेटिव के अंदर कोफिशिएंट ऑफ ये जो ऊपर जितनी भी 4 हैं उनके कोफिशिएंट हैं। तो अभी हम जो हमारे कोर्स में हम एब्सोल्यूट मेजर को यहाँ पे पढ़ेंगे और इस अलजब्रिक मेजर और अलजब्रिक में एब्सोल्यूट और रिलेटिव को हम ऑनवर्ड इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अलजब्रिक मेजर कौन से हैं? जिस तरह हम अलजब्रा क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में जिस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए इक्वेशन एंड फार्मूला में, उसको अलजब्रिक मेजर कहते हैं। इसके एक एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन है जिसका अपना एक फार्मूला है। आप अगर मैं रेंज ले लूँ उसका अपना है। तो जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन की जाती है उसको अलजब्रिक कहते हैं और जो डायग्राम के साथ, फिगर के साथ डिस्पर्शन को मेजर किया जाता है उसको ग्राफिकल मेजर कहते हैं। तो इसमें स्क्यूनेस एंड क्योर्टिस और कुछ और मेजर्स आते हैं। तो अब हम अलजब्रिक के ऊपर जब जाते हैं तो अलजब्रिक के फिर 2 टाइप्स है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट कौन से होते हैं? जिसमें एब्सोल्यूट में कोई प्रॉपर उसका एक यूनिट होगा और वो कंपैरिजन नहीं होंगे, वो रेशोज नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल रेंज, इंटर क्वार्टाइल डिविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस है। और रिलेटिव मेजर में इसको कोफिशिएंट कहते हैं नॉर्मली, कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा रेशोज होते हैं और जब रेशो होते हैं तो हम कहते हैं कि इस चीज़ का इसके साथ मुआजना करके जो वैल्यूज़ यानी इनका आपस में क्या तनासब बनता है, क्या रेशो निस्बत इन दो पैरामीटर के दरमियान बनते हैं। तो इसमें यूनिट की यूज़ जो है वो नहीं होगी। तो फिर रिलेटिव मेजर्स जो है ये हम क्यों पढ़ते हैं? तो
रिलेटिव मेजर्स जो है ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि नॉर्मली जब हमें डेटा, दो सीरीज ऑफ डेटा दिया गया हो और उसमें हमने कंपैरिजन करनी है कि किस में स्कैटर्डनेस ज़्यादा है, किस में कम है। एक साल में, मिसाल के तौर पे एक साल में हम अपने कंपनी के सेल को कैलकुलेट करते हैं और दूसरे साल में कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि साल के अंदर महीने होते हैं तो उसमें डिस्पर्शन क्या है और किस में ज़्यादा है, किस में कम है। यानी किस साल हम कंसिस्टेंटली चले हैं जो हमने सेल आउट किया है और किस साल जो है हमने ऊपर उतार चढ़ाव आया हुआ है। तो इस किस्म के कंपैरिजन के लिए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज़ होते हैं और इसकी मिसाल स्टैंडर्ड डिविएशन, रेशो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सो फोर्थ है। तो इसमें जो एब्सोल्यूट टाइप है, यानी अलजब्रिक के अंदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो एब्सोल्यूट में ये 4 टाइप्स आ जाते हैं। हम हर एक को बारी बारी पढ़ते हैं विद द एग्जांपल। तो रेंज क्या है? हम कहते हैं रेंज हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे मिनिमम वैल्यू को आप निकाल देते हो, माइनस कर देते हो, तो इसको रेंज कहते हैं। तो हाई वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू या मैक्स माइनस मिन, तो ये आपके के पास रेंज होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये स्टूडेंट, यहाँ पे ये नंबर्स है इस डेटा सेट में 2 से 18 तक। 2 मिनिमम है, 18 मैक्सिमम है, तो इससे 18 से 2 को माइनस करके हमारे पास 16 इस डेटा का रेंज आ रहा है। अच्छा, अब ये रेंज जो है ये इसके फ़ायदे क्या है? तो आसान तरीक़ा है डेटा में डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने के लिए और आसानी से समझ भी आने वाली चीज़ है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम ये है कि अगर डेटा में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो तो फिर रेंज हमें सही डिस्पर्शन को क्लियरली नहीं बता सकता है किस तरह। अब यहाँ पे 8 और 10 के दरमियान क्या है? 10 नंबर का गैप है, तो जो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेंज आ जाता है वो हमारे पास 16 आता है। तो ये 16 अब मिसलीडिंग है, क्योंकि जो एक्सट्रीम वैल्यू है यहाँ पे, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, वो 2 और 18 है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो वो इस डेटा की इंटरप्रिटेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिर्फ पूरे डेटा में से 2 वैल्यू को कंसिडर करते हैं और बाकी जो है उसको क्या करता है? इग्नोर करते हैं। बेस ऑन ऑल एंड इज़ नॉट बेस ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सबको कंसिडर किए बगैर सिर्फ 2 वैल्यू को लेके उसमें से हमें बता देता है कि इस डेटा का नेचर इस तरह है। तो ये मिसलीडिंग एक फीचर है। तो इससे एक बेहतर फीचर क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्शन को? उसको क्वार्टाइल डिविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल डिविएशन कहते हैं। अगर आपको याद है तो क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो जो 3rd क्वार्टाइल से 1st क्वार्टाइल को माइनस कर देते हैं। ये अगर हमारे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये 1st क्वार्टाइल है, ये 2nd है और ये 3rd है, तो इस 3rd से Q3 से Q1 को मैं माइनस कर दूं तो इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब इंटर क्वार्टाइल को जब मैं सेमी कर दूं, यानी उसको आधा कर दूं, तो आधा करने के लिए मुझे उसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा और इसको हम कहेंगे क्वार्टाइल डिविएशन कहेंगे। ये इसके फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे ये कि ये जो रेंज के लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 2 वैल्यू को कंसिडर कर देता है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू को नहीं कंसिडर करता, लेकिन 50% डेटा को कंसिडर करता है। यानी 3rd क्वार्टाइल से 1st क्वार्टाइल को माइनस कर देते हैं, तो ये 50% डेटा है। 25% इधर रहता है, 25 इधर, तो 50% डेटा को कंसिडर कर देता है और इसमें स्टार्ट और एंड डेटा की कोई जो है जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसका कोई रोल नहीं है। तो ये इसके एडवांटेजेस है, लेकिन फिर भी इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो 50% डेटा इसमें से रह जाता है वो कैलकुलेशन से बाहर होता है और इस वजह से हम इसके ऊपर भी क्लियरली रिलाई नहीं कर सकते। अब इस इंटर क्वार्टाइल रेंज के एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। एक कंपनी है हेरी लिमिटेड, जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, कपड़े वगैरह बना के
तो उन्होंने सोचा है कि अपनी एम्प्लॉइज़ को, वर्कर को एक रिवार्ड स्ट्रक्चर बना के दिया जाए ताकि वो उसको देख के मोटिवेटेड हो और अपना काम जो है अच्छी तरीके से कर ले। तो उन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मैनेजमेंट ने, और वो कहते हैं कि इस न्यू इनिशिएटिव के लिए पहले हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो सेल है या जो मैन्युफैक्चरिंग है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो हमारे वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका पहले हम स्प्रेड कैलकुलेट कर दें कि वो स्प्रेड क्या है, फिर उसके बाद हम रिवार्ड स्ट्रक्चर को कैलकुलेट कर देंगे। तो उनके पास वो क्या करते हैं, 10 डेज का डेटा, एवरेज डेटा कलेक्ट करके, तो वो डेटा है, और इसमें वो क्वार्टाइल डिविएशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्वार्टाइल डिविएशन क्या है, ये जो यहाँ पे ये हमारे पास क्वार्टाइल डिविएशन Q3 और Q1 को 2 पे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे मैं इस डेटा में जो क्वार्टाइल कैलकुलेशन है वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैं क्विकली जाऊँगा उसके ऊपर। यहाँ पे हमने Q1 और Q3 को कैलकुलेट करना है, Q1 यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। तो पहला स्टेप ये था कि असेंडिंग आर्डर में कर दो, कर दिया। फिर ये था कि जो फार्मूला n+1 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये इसमें कैलकुलेट करके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। Q1 कैलकुलेट हो गया, Q3 कैलकुलेट हो गया। अब दोनों का जो है माइनस वो कैलकुलेट होगा। तो इन Q3 और Q1 की वैल्यूज़ एक्चुअल कौन से है, चूँकि ये पॉइंट्स में आ रही है 2.75 और 8.27, ये एग्जांपल हम कर चुके थे पिछले उसमें लेक्चर में। तो इनकी जो इस टर्म पे जो वैल्यूज़ है वो है 148 ये और 179। तो ये Q3 से इसको अभी हमने माइनस करना होगा और फिर 2 पे डिवाइड करना होगा। तो ये मैंने माइनस करके 2 पे डिवाइड करके, तो इसमें 15.5 जो है इस डेटा में डिस्पर्शन है तो ये क्वार्टाइल डिविएशन इसकी हो गई। अच्छा, अब एक और जो डिस्पर्शन का मेजर है उसको मीन डिविएशन कहते हैं। मीन डिविएशन का मतलब क्या है कि जो आपके पास डेटा में मीन वैल्यू है यानी सेंट्रल वैल्यू है, उससे बाकी वैल्यूज कितनी दूर है। तो इसकी डिफिनीशन है द एवरेज। एवरेज क्या है कि सबको जमा करके तादाद पे डिवाइड किया जाए। तो ये सबको जमा किया हुआ है, ये समेशन मीन सम, इसका सम, एवरेज का फार्मूला है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये सम करके अब द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट ये क्या है, ये एब्सोल्यूट से वैल्यू है, एब्सोल्यूट सिंबल है। अब कौन से वैल्यू, डिविएशन फ्रॉम द मीन। अब ये आपके पास ये मीन है और ये मीन से हर एक वैल्यू की डिविएशन है, फासला है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मीन डिविएशन। मीन डिविएशन ये फार्मूला है। अब इसमें ये क्या है, ये डिविएशन फ्रॉम द मीन है। ये जो एक्स बार है ये इसको मीन कहते हैं, और एक्स से मतलब हर एक वैल्यू इस डेटा में, उससे माइनस कर दो, माइनस करके फिर उसको क्या कर दो, उसका एब्सोल्यूट ले लो। अगर कोई वैल्यू माइनस में आ जाती है तो वो प्लस कर देगा ये, और फिर उनको क्या कर दो, उनको ऐड कर दो। तो ऐड करके तादाद पे डिवाइड कर दो, तो उसको क्या कहेंगे, ये एवरेज हम इसको कहेंगे, प्लस करके। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक डेटा है, वो 3 ये है 8 वैल्यूज़ है, टोटल 8 वैल्यूज़ है। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला हमारे पास ये है कि हर वैल्यू से मीन को माइनस कर दो। तो पहले हमारा काम क्या है कि मीन को कैलकुलेट करिए। मीन कैलकुलेट करने के लिए सबको ऐड कर दो, 8 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि 8 वैल्यूज़ है तो वो 9 आ जाती, वैल्यू जो है हमारे पास 9 आ जाती है। अब हर एक पॉइंट का 9 से हम वो कैलकुलेट करेंगे, उसके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 3 के 9 से क्या वैल्यू है, 9 से 3 से मैं 9 को माइनस कर दूंगा, यानी 3 से मैंने 9 को माइनस कर देना है। तो ये -6 आएगा, लेकिन ये एब्सोल्यूट उसको क्या कर देगा, एब्सोल्यूट माइनस को ख़त्म कर देता है, प्लस कर देता है। तो +6, 6 का 9 से क्या फासला है, 3 है। 6 का 9 से फिर क्या है, 3 है। 7 का 9 से क्या है, वो
2 है। तो इस तरह करते करते सारे जो मीन से वैल्यू है, यानी ये मीन है, इससे जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट हो गया। अब ये जो डिफरेंस कैलकुलेट हो गया तो फिर उनको ऐड कर दो, क्योंकि ये समेशन है। तो वो यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि ये मीन है 9 से हर एक वैल्यू कितने फासले पर है। तो ये वो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो इधर डायग्रामेटिकली पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि सबको ऐड कर दो और तादाद पे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ये तो कैलकुलेशन हो गई मीन की, ये यहाँ पे ये मीन से डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। अब चूंकि माइनस साइन नहीं है तो यहाँ पे सबको ऐड कर दो, यानी समेशन, यानी ये जो जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है ये वाली, इनको ऐड कर दिया और तादाद इनके ऊपर डिवाइड कर दिया। तो ये इससे आ जाता है 3.75। तो ये इसका क्या है, ये मीन डिविएशन है। अब स्टैंडर्ड एक और जो डिस्पर्शन मेजर है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। इसका जो फार्मूला है वो ये है, इसको हम यहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ते, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके लो और हाई स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं। लो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होगा कि जो मीन से जो उसका फासला है वो कम होगा। तो जब सेंटर से फासला कम होगा तो डेटा में डिस्पर्शन कम होगी, स्कैटर्डनेस जो है वो कम होगी और रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हाई स्टैंडर्ड डिविएशन है तो इट मीन्स कि अगर ये मेन वैल्यू है और ये बाकी वैल्यू से इतनी दूर है तो इट मीन्स कि इस डेटा में डिस्पर्शन ज़्यादा है, वाइडर रेंज है और इसकी क्वालिटी जो है ये कम है। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट वीक 7 का लेक्चर होगा उसमें हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, ये हमने अलजेब्रिक मेजर के एब्सोल्यूट मेजर्स को पढ़ा। अब इसके रिलेटिव मेजर्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं। तो ये एक्चुअली कोफिशिएंट होते हैं, इसमें कंपैरिजन होती है और कोई यूनिट नहीं होती। तो हर एक को बारी बारी ये जो लिस्ट में दिए गए हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो हमने पढ़ा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट इसका ये होगा कि जो हम रेंज कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम से माइनस, उसको उनके सम पे हम डिवाइड कर देंगे। तो सम का क्या मतलब कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है उनको ऐड कर देंगे, उसी पे हम डिवाइड कर देंगे तो ये रेशो हो जाएगी। यानी एक बार हम एक्सट्रीम को माइनस कर देंगे और एक बार उसको प्लस कर देंगे, तो माइनस से जो वैल्यू आ जाती है उसको इसके साथ इसको रेशो कहते हैं, इसके डिवाइड कर देंगे तो ये रेशो बन जाएगी। तो इससे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज बनेगा। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मार्क्स है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के 25 में से, और दूसरा सेट है वैल्यू का कि वो इंग्लिश के टेस्ट मार्क्स है 100 में से। ठीक है, ये स्टूडेंट ने 25 नंबरों में से मैथमेटिक्स के नंबर लिए हुए हैं और ये 100 में लिए हुए हैं। तो बज़ाहिर अगर हम देखें तो फ़र्क तो है इसमें, ये 30 से ऊपर गए हुए हैं, ये 10 से 20 तक गई हुई है ये वैल्यू। अब ये सिंपल अगर रेंज से हम कैलकुलेट कर दें, सिंपल रेंज से, तो मैथमेटिक्स में गैप कितना है, मैक्सिमम 20 से 10 माइनस करके 10, और इसमें से गैप क्या है, ये 20 है। तो अगर मैं इसको सिंपल रेंज से मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो इसमें जो सेकंड सीरीज़ है, सेकंड सीरीज़ में वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो गैप है वो 20 है और दूसरे में जो गैप है वो 10 है। इट मीन्स कि ये वाला डेटा जो है इसमें गैप, यानी स्टूडेंट ने मुख्तलिफ नंबर लिए हुए हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा लिए, बहुत कम लिए, वेरिएशन ज़्यादा है और इसमें वेरिएशन कम है। लेकिन अगर एक्चुअली हम देखें और इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट कर दे, यानी एक बार माइनस और दूसरी बार प्लस कर दे, तो ये 0.33 और 0.23। अब यहाँ पे जो रेंज की वैल्यू है मैथमेटिक्स में, मोर डिस्पर्शन है मैथमेटिक्स में। यहाँ पे ये रेंज हमें शो कर रहा था कि लेस डिस्पर्शन है क्योंकि इसकी वैल्यू इंग्लिश से ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें डिस्पर्शन ज़्यादा है
और मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में जो है डिस्पर्शन कम है। इस वजह से हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज के ऊपर जाते हैं। और सीरीज़ ऑफ, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो कोफिशिएंट है ऑफ वेरिएशंस मुख्तलिफ पैरामीटर्स, तो ये सीरीज़ ऑफ डेटा जो है उसमें डिस्पर्शन को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, ये आपने ख़ुद करना है, यहाँ पे कैलकुलेटेड है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप ख़ुद इसको कैलकुलेट कर दें और यहाँ पे देख लें कि किस में ज़्यादा यानी इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है। ये इसके दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। दोनों से जब हम रेंज कैलकुलेट कर दें तो 195 आ जाता है, जबकि हम अगर उसका कोफिशिएंट ले लें तो 0.066 इसकी वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अब जो हमारे पास एक और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कौन सा मेजर है, तो ये भी इसी ही तरह हमारे पास वेरिएबिलिटी ऑफ द सीरीज़ ऑफ डेटा के लिए यूज़ होते हैं। ये एक रेशो है, लेकिन ये अब रेशो स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के दरमियान होगी। तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन के ऊपर डिवाइड कर दो। अब चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन हमने नहीं पढ़ा है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हम उस जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे तो उसके साथ ये भी हमारे पास हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज क्या है, तो क्वार्टाइल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्वार्टाइल जो हमने पढ़ा था वो Q3 माइनस Q1 है। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डिविएशन वो क्या है कि वो 2 पे उसको डिवाइड किया जाए, लेकिन जब उसका कोफिशिएंट लिया जाए तो एक बार उसको माइनस करके फिर उसको प्लस करके उस पर डिवाइड किया जाए, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, यानी ये ऊपर वाला क्वार्टाइल डिविएशन, तो हमारे पास ये फार्मूला है। इसका रेशो जो है यानी कोफिशिएंट मालूम करने के लिए उसको इस प्लस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। ये एक एग्जांपल है, ये भी सिंपल है, डेटा है और क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करना है तो Q1 और Q3 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सोल्यूशन आप खुद कर ले, क्योंकि क्वार्टाइल हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन है, ये भी रेशो है फ्रॉम द एवरेज, और एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा, तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। हम उसको एवरेज को हम मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जो एवरेज हम कहते हैं वो मीन से भी हो सकता है, डेटा का जो सेंट्रल पॉइंट है, मीडियन भी हो सकता है और मोड भी हो सकते हैं। तो अगर हमने इसका रेशियो लेना है तो ये मीन डिविएशन को यहाँ पे है कि मीन डिविएशन का रेशियो ऑफ द मीन डिविएशन ऑफ द एवरेज, तो ये इसको मीन पे भी डिवाइड किया जा सकता है, मीडियन के ऊपर भी और मोड के ऊपर भी। कब? अगर हमने डिविएशन को, इस डिविएशन को, सिंपल डिविएशन को मीन से कैलकुलेट किया है तो मीन पे डिवाइड करो, मीडियन से किया है तो मीडियन पे डिवाइड कर दो, और अगर मोड पे क्या हुआ है ये डिविएशन, तो उसको मोड से डिवाइड कर दो। अब ये क्यों यूज़ करते हैं हम, ये भी इसी तरह 2 सीरीज़ अगर हमें डेटा की दी गई हो तो उसके दरमियान डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो क्या है कि आपसे मीन और इसका कोफिशिएंट जो है डिविएशन फ्रॉम द मीन की मांग रही है, यानी यहाँ पे जो फार्मूला है एक मीन के ऊपर डिवीजन है, एक मीडियन के ऊपर एक मोड, तो इस मीन से आप इसके कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर दें। और यहाँ पे आप ये भी याद रखें कि ये सिंपल डेटा नहीं है, ये वो जो है ग्रुप डेटा है, ग्रुप मीन के 1, ग्रुप 3 to 4, 4 to 5 और इस तरह। तो यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ग्रुप डेटा के लिए मीन डिविएशन फार्मूला अगर हम देखें तो ये वही फार्मूला है मीन डिविएशन का। तो x माइनस एक्स बार हमारे पास क्या है, मीन है। तो पहले मैं यहाँ पे इस डेटा का मीन कैलकुलेट कर दूंगा,
तो मीन जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, मीन मेरे पास टोटल नंबर्स जो आ जाते हैं वो ये वाले आ जाते हैं। मैं सबको ऐड कर दूं। अब ये एफ ऑफ एक्स जो है ये कहाँ से आया हुआ है, यानी इस मीन को एफ ऑफ एक्स, तो ये जो हमारे पास ग्रुप डेटा है उस ग्रुप डेटा का जो सेंटर पॉइंट है वो मेरे पास डेटा होगा, और ये मेरे पास उसकी फ्रीक्वेंसी है कि इस ग्रुप में क्या है 3 बंदे हैं या और इसमें 7 है, तो ये इसको साथ मल्टीप्लाई करते हैं एफ और एक्स को। ठीक है, एक्स कहाँ से आ गया, इनके मिड पॉइंट से, और एक्स कहाँ एक्स यहाँ से आ गया, और एफ हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी है एफ, इनको मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स को टोटल तादाद के ऊपर डिवाइड कर दो, तो ग्रुप कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे उसको जो समेशन है एफ क्या, एफ का समेशन ये आ जाता है 217 के ऊपर डिवाइड करके, तो 7.09 इसका मीन है। अब ये 7.09 से ये सारी वैल्यूज़ जो है इसको माइनस कर दो, यानी हर ये एक्स को 7.0 से जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, और फिर इनका एब्सोल्यूट ले ले तो ये सारे पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट लेने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर इन सबको प्लस कर दो तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे ये प्लस होंगे और तादाद के ऊपर डिवाइड हो गई, तो प्लस जब हो गए तो वो प्लस इधर आ जाते हैं, इसका प्लस आ जाता है ये वाला, और इसको इसके तादाद के ऊपर डिवाइड किया जाता है इनके ऊपर, तो उनसे वैल्यू आ गई ये वाली, मीन डिविएशन हो गई। और कोफिशिएंट फिर क्या है कि इस कोफिशिएंट में मीन डिविएशन को मीन पे डिवाइड करते हैं, तो मीन आपके पास ये 7.05 और ये 0.915, तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन आ गया। अच्छा, अब आप लोगों के घर के प्रैक्टिस के लिए जितने भी मेजर हमने पढ़े उनके ऊपर ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा, तीसरा, और इसमें नीचे दी गई है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, ये सारे आपने खुद करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।